तो बच्चों आज मैं उपपद विभक्तियां लेकर आई हूं आपके लिए। उपपद विभक्तियां संस्कृत में इनका प्रयोग कैसे होता है। हम कारक तो समझ गए, कारक के चिन्हों के आधार पर हम अनुवाद करते हैं ना। तो कारक के जो चिन्ह हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए तो करते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और बातें भी होती हैं जो अनुवाद करते समय काम में लाई जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। तो देखें हम कि ये जो अव्यय लगते हैं, अव्ययों को हम कैसे देखें कि जब ये वाले अव्यय लगते हैं तब कौन सी विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। पदम आश्रित्य या विभक्ति ही सा उपपद विभक्ति ही यथा। अब जहाँ पे जैसे पदम यानी शब्द आश्रित करके जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उभयतः, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर। अब दोनों ओर जब हम लगाएंगे तो दोनों ओर जहां यानी उभयता शब्द अगर वाक्य में आया है, जैसे विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो किसी भी चीज के दोनों ओर जब इस तरह का शब्द लगता है, ऐसा जब अर्थ होता है, तब वाक्य में द्वितीय विभक्ति लगती है। जब भी उभयता जहां भी लगता है वहां पर द्वितीय विभक्ति लगती है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम कहें नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो नदी के दोनों ओर बोला है तो भले ही के बीच में चिन्ह आ रहा है, लेकिन दोनों ओर होने के कारण, उभयतः होने के कारण नदी शब्द में हम द्वितीय विभक्ति लगा रहे हैं, है ना। तो द्वितीय विभक्ति में नदीम आता है, इसलिए नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति हो गया। इसी तरह से परितः, ऐसे ये वाले जो है ना, उभयतः परितः मैंने चारों ओर, सर्वतः मैंने सभी ओर, प्रति मैंने की ओर, इस तरह के जो अव्यय लग जाते हैं, इस तरह के अव्यय लगे हैं, इन सभी में द्वितीय विभक्ति लग रही है। परितः मैंने चारों ओर, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर प्राचीर है। सर्वतः मैंने सभी तरफ, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति लगी है। ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के सब तरफ, सब और कृषि यानी खेती का खेत है, खेती का स्थान है। खेती के यानी कि खेत, कृषि क्षेत्र, कृषि मैंने खेती वाले, क्षेत्र मैंने मैदान है। तो गांव में सब तरफ खेती वाले मैदान हैं। प्रति मैंने की ओर, जैसे हम स्कूल की ओर जा रहे हैं या विद्यालय की ओर जा रहे हैं या घर की ओर जा रहे हैं, जब हम की ओर तो वहां पे प्रति आता है। जब प्रति आता है वहां भी द्वितीय विभक्ति लगती है। द्वितीय विभक्ति जहां लगती है वहां इस तरह से वाक्य बनता है, छात्रः विद्यालयम प्रति गच्छति, यानी छात्र विद्यालय की ओर जाता है। निकषा मैंने होता है समीप में, यहाँ भी निकषा जहाँ लगता है वहाँ भी द्वितीय विभक्ति आती है। तो कैसे, जैसे ये उदाहरण है, विद्यालयम निकषा उद्यानम अस्ति, विद्यालय के नजदीक, विद्यालय के पास ही उद्यान है। धिक मैंने धिक्कार होता है, धिक्कार है या निंदा, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति आएगी। मूर्खम धिक, मूर्ख को धिक्कार है। अब सह जहां आता है, यहां से देखो थोड़ा सा चेंज हो गया। सह, साकम, सह का मतलब होता है साथ, तो साथ वाला जो ये अव्यय है वहां पर तृतीय विभक्ति आती है। तो सह का मतलब होता है सहित या साथ। तो बालिका बालकेन सह खेलती, तो बालिका यानी कि बालिका बालक के साथ खेलती है। तो सह का मतलब जहां सह आया वहां पे तृतीय विभक्ति आ गई। तो बालकेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, बालकेन सह खेलती। विना का मतलब होता है अतिरिक्त या इसके बगैर, तो अतिरिक्त में भी तृतीय विभक्ति, पंचमी और द्वितीय विभक्ति आती है। ये ध्यान रखो, जहां भी विना अव्यय आता है वहां पर तृतीय विभक्ति, पंचमी या फिर द्वितीय विभक्ति आती है। इन तीनों में से कोई भी एक लग जाती है। अब जैसे ज्ञानेन विना जीवनम वृथा, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। तो ज्ञान के बिना जो है, ये यहाँ पर ज्ञानेन में तृतीय विभक्ति लगाई है। अगर हम कहें ज्ञानम बिना तब भी ये सही है। अगर हम कहें पंचमी विभक्ति लगाएं ज्ञानात विना जीवनम वृथा, तब भी ये वाक्य सही होगा। इन तीनों में से कोई भी एक विभक्ति लग जाए अगर विना के साथ में, तो वो वाक्य सही हो जाता है। अलम का मतलब होता है कि मत करो, मत, मना करना। तो अलम जहां लगता है वहां भी तृतीय विभक्ति आती है।
तो वारणम, वारण यानी मना करना, तो विवादेन अलम, विवाद मत करो, अलम का मतलब मत करो, तो विवादेन अलम लगा, इसलिए यहाँ विवाद में भी तृतीय भक्ति आ गई है। समर्थ में भी चतुर्थी भक्ति आती है, समर्थ जहाँ लगता है मल्लाह, मल्लाए, अलम। अब यहाँ पर चतुर्थी इस तरह से आ जाती है जैसे यहाँ भी अलम लगा है, तो अलम में तृतीया भी आ जाती है और चतुर्थी भी आ जाती है। अगर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो इस तरह से मल्लाए आ गया, तृतीया लगाएंगे तो विवादेन हो गया। इस तरह से अलम का प्रयोग होता है। अब जहां से देखो नमः जहां लगा है, नमः आपको पता है नमः जहां भी लगता है वहां पे भी चतुर्थी भक्ति आती है। आपने जब हम नमस्कार करते हैं तो नमस्कार वाले शब्द के साथ में चतुर्थी भक्ति आती है। तो पितृदेवाय नमः, पितृदेवों को नमस्कार है। ऐसे आपने देखा होगा कि गणेशाय नमः, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस तरह से ओम विष्णु देवाय नमः, देवताओं को जब हम नमस्कार करते हैं तो उसमें चतुर्थी भक्ति आती है, पितृदेवाय नमः। इसी तरह से जैसे बही शब्द, बही अव्यय जहां लगा है वहां पर पंचमी विभक्ति आती है। तो पंचमी, बही का मतलब होता है बाहर, तो पंचमी जब लगती है तो इस तरह से वाक्य बनता है, विद्यालयात बही बालकाः खेलन्ति, विद्यालय से बाहर बालक खेलते हैं। तो पंचमी विभक्ति का तो वैसे भी पता है कि अलग होने के अर्थ में आता है। अब विद्यालय से बाहर, तो बाहर का मतलब विद्यालय अलग हो गया, तो यहाँ पर वैसे भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि अलग होने का अर्थ आ रहा है। और बही शब्द भी जहाँ आता है वहां भी पंचमी विभक्ति आती है। तो दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं, अलग होने के अर्थ में और बही शब्द जहां लगा वहां भी। तो बही शब्द ही अलग होने का अर्थ बता रहा है कि विद्यालय के बाहर या विद्यालय से बाहर बालक खेलते हैं। अब ऊपरी शब्द जहां आया वहां षष्ठी भक्ति लगती है। वृक्षस्य उपरि मर्कटाः क्रीडन्ति, तो यहाँ पे वृक्ष के ऊपर, ऊपर की बात आ रही है, ऊपरी जहां आया वहां पे षष्ठी भक्ति लगी है, तो इसलिए वृक्षस्य आ गया यहाँ पर। अब अधः जहां लगता है वहां भी षष्ठी भक्ति आती है, तो वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, पथिकः उपविशति, तो वृक्ष के नीचे अधः जहां पे आया वहां पर षष्ठी भक्ति आई, इसलिए यहाँ पर भी वृक्षस्य लग गया। अब अंतः का मतलब होता है भीतर, भीतर, अंतः मैंने भीतर, तो भीतर वाले में भी षष्ठी भक्ति आ रही है। जैसे विद्यालय के अंदर छात्र पढ़ते हैं, तो विद्यालयस्य अंतः, अंतःकरण भी होता है ना, अंतःकरण मन के अंदर, तो इसलिए अंतः से उसे याद रख सकते हैं, अंतः का मतलब अंदर, तो विद्यालय के अंदर। तो यहाँ पे वैसे भी का के की का निशान भी आ रहा है विद्यालय के अंदर, लेकिन अंतः शब्द आया हुआ है, अंतः ये अव्यय आया, इसलिए यहाँ पर हम षष्ठी भक्ति लगा रहे हैं। विद्यालयस्य अंतः छात्राः पठन्ति, विद्यालय के अंदर छात्र पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने आज उपपद विभक्तियों को समझा और देखा और इसके उदाहरण देखे। आप इसका अभ्यास करें और उदाहरण इन्हीं से एग्जाम्पल और बनाएं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।